मैं हूं डॉक्टर ललित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स के सेशन में। यहाँ पर हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह के प्रश्न आज आपको आने वाले और कराने वाले। बिना किसी देरी के स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। स्वागत है सभी लोगों का। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरह नोटिफिकेशन लगातार इन क्लासेस के मिलते रहें। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, बहुत ही सिंपल। 5/12, 7/13, 4/7, 4/15, 9/14 भिन्नों में से तीसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना। 5/12, 7/13, 4/7 या 4, इनमें से तीसरी सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। ये 5 भिन्न यहाँ पर गिवन है, तो आपको तीसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है याद रखिएगा। तो आपको बड़ी भिन्न निकालनी जो थर्ड नंबर की है। तो इन सवालों को कैसे कर सकते हैं, आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम डिवीजन मेथड को अपनाते हैं। तो 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 और 9/14, ये आपके पास फ्रैक्शन। अगर आप इनको डिवाइड करना चाहें तो आप सिंपल क्या करेंगे, 0, 12 चौक 48, 2, 12 एकम 12, इसको डिवाइड करने 0, 13 पंजे 65, बचे 5, 13 39, इसमें डिवाइड करें तो 0.7 पंजे 35, बचे 5, 50, 7 सत्ते 49, इसमें डिवाइड करें तो 0.15 15 दूनी 30, बचे 10, 15 56, इसमें डिवाइड कर तो क्या होगा 0.14 में 9 का तो 14 5 70, 14 6 84, बचे 6 और 14 चौके 6। दैट इज, ये आपके सामने वैल्यूज निकल के आ गई, कौन कौन सी वैल्यूज पर कौन कौन सा वैल्यू आप पुट करने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, वैल्यूज आपके सामने है। तो आप देखो सबसे छोटी वैल्यू, अब हम इसको नंबर डालते हैं। पहले नंबर पर ये होगी, दूसरे नंबर पर कौन सी भिन्न आएगी, ये वाली, तीसरे नंबर पर ये वाली, चौथे नंबर पर ये वाली और पांचवें नंबर पर ये वाली। तो तीसरी बड़ी भिन्न कौन सी है, 1 2 और 3, ये वाली। यानी 7/13 इसका सही जवाब आपके अकॉर्डिंग होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या है, 7/13, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जय हो आयुष, कैसे हैं आप, समझ में आ गया। तो डिवीजन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सी भिन्न इनमें तीसरे नंबर की बड़ी है, क्योंकि पहली बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली है, दूसरी बड़ी भिन्न ये वाली है, दूसरी बड़ी भिन्न ये वाली है और तीसरी बड़ी भिन्न ये होगी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न 9/14 है जो पहले नंबर की है। दूसरी बड़ी भिन्न की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी 57 यानी 4/7 और तीसरी है 7/, तो तीसरी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/13 इज द राइट आंसर। एक और सवाल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वन मोर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका लेस है 360 है, वो संख्याएं क्या हैं क्रमशः, ये बतानी है। अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो मुझे 132 मिलता है, उनका एलसीएम निकालता हूं तो वो 360 है, तो वो संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी, ये आपको बतानी है। देखो इस सवाल को करने के लिए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन मेथड को अपनाएंगे तो यू विल गेट आंसर इंस्टेंटली विद इन ए सेकेंड। वो कैसे, देखो आपने बोला 132 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर मैं जोड़ूं तो देखो 7 6 13, 134, 132, 142, 138। तो अगर मैं 132 टोटल देखूं तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना। अगर मैं 132 देखूं तो टोटल तो यही है, लेकिन अगर ये एक दो भिन्न में और भी 132 आ जाता तो दिक्कत हो जाती। तो हम क्या करेंगे, हम सवाल को और बेसिक तरीके से भी सीखेंगे करना, कैसे कर सकते। तो उसने बोला कि दो संख्याएं ए और बी, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 132। अब उनका एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, देखिए अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो क्योंकि 132 यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, तो भाई सिंपल सी बात देखो कि 132 और 360, क्योंकि दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम का एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं का भी एचसीएफ होता है। 12 निकाला तो 12 गुणा 11 ही तो होता है एचसीएफ, 12 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो ये 12 एचसीएफ है ना। तो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ संख्याओं का भी एचसीएफ होता है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12a और 12b। तो जो वो दोनों संख्याएं वो 12a और 12b हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने कहा ओके, तो अगर मैं 12a प्लस 12b करूं तो वो 132 के बराबर है। तो यानी अगर मैं 12 कॉमन निकाल, a प्लस बी बराबर होगा 32 के, तो a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, आपने कहा 100 यानी 11।
यानी a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, इट इज 11। तो आपको दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए। अब उसने बोला दोनों संख्याओं गुणा कितनी है, तो दोनों भाई अगर मैं दोनों की गुणा निकालूं तो वो क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। अगर मैं दोनों संख्याओं की अगर एलसीएम निकालें तो 12a और 12b का एलसीएम क्या होगा, आपने कहा 12ab, क्योंकि दोनों की गुणा ही तो होगी भाई, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो कॉमन एलसीएम होगा, दोनों की गुणा होगी। वो कितना है, कितना है, आपने कहा 360। तो 12ab बराबर 360 और ab बराबर 360/12 या 36 यानी 30। तो ab कितना हुआ, ab इज इक्वल टू 30। यानी अब आपको दो संख्याएं ऐसी निकालनी है जिन दोनों की गुणा करें तो 30 आए और दोनों को जोड़ें तो 11 आए। तो 6 और 5 ही तो होता है, 6 पंजे 30, तो संख्या 6 और 5 हो जाएंगी। तो पहली संख्या क्या आएगी, आपने कहा 12 पंजे 60, भाई संख्या 12 ये 12 भी थी, तो 12 गुणा 5 बराबर 60 और 12 गुणा 6 बराबर 72, 60 72 आप ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है ना। तो आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा अखिलेश। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो प्रोसेस आपके सामने था, अगर आप चाहते तो उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 132 इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते थे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सवाल को सॉल्व किया है। एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। यदि किसी संख्या के वर्ग का 3/5 भाग 126.15 है तो वह संख्या बताइए। 3/5 of the square of a number is 126.15, then find the number। कौन सा नंबर इनमें से होगा, देखते हैं। देखो एक संख्या है, आपने माना वो संख्या a है, तो बोला उसका वर्ग ये हो गया, का मीन्स गुणा 3/5 इसके बराबर है 126.15। तो अगर मैं a स्क्वायर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 126.15 मल्टीप्लाई बाई 5/3 से इसको काट दिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ना जाने का 0, 3 पंजे 15, 5 की गुणा कर दी, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और ये तो हुआ 21 210.25। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो ये तो आया। अब इसका आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका वर्गमूल, क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने कहा 210.25 का वर्गमूल। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21025/100, तो 100 का वर्गमूल तो 10 आया। अब 210.25 इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ, या तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 5 पंजे 25। अब ऐसे दो अंकों की गुणा करो जिनको लगातार मल्टीप्लाई करने पर 210 आए, ऐसे दो अंकों को गुणा करो जिनको करने पर तो कितना होता है, वो होता है शायद 145। अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल, मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको ऐसे दो अंकों की गुणा करके दिखा दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिल जाए, 210 मिल जाए। नहीं होंगे तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, हम सीधा इसका वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना ऐसे। तो आपने देखा जोड़ा एक बन गया, ये बन गया, अब एक से हुआ, एक एकम एक, कितना बचा एक, ये हो गया 2, आपने उतारा 10, तो 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, बचे 14, 25 आपने उतारा 4 यहाँ पर किया तो 28, और 28 का अगर 5 बार गुणा करें 228 की अगर 5 बार गुणा करें, सॉरी ठीक है भैया, तो करें तो कितना आएगा, दैट इज 5, 5 पंजे 25, 5 40 और 2 42, तो इसका कितना निकला 140। तो 145 अपॉन डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 14 राइट ऑप्शन। हाँ 14 गुणा 15 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, 14 गुणा 15 कितना होता है 120। अगर ट्रिक से करें जैसे मैंने आपको बताया था कि 210 25 का निकाले तो क्या होगा 5 पंजे 25। अब 210 की ऐसी गुणा करो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 210 है, लेकिन लगातार होनी चाहिए। तो आपने कहा 14 में 15 की गुणा करोगे तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ से छोटी संख्या ले लो, 14 5 दशमलव था यहाँ दशमलव, दैट इज 14.5 10 से डिवाइड करना। तो कैसे भी निकालोगे ऑप्शन नंबर 3 यू विल गेट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। अगर ये आपको समस्या करता है तो हमारे पास रामबाण इलाज है ही। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, चाहूंगा इसका जवाब सब लोग मिलकर दें। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 का मान क्या है।
ये सवाल मैंने पहले भी कराए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाब आसानी से देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जिससे कि सवाल आसानी से हो जाएँ और आप आसानी से सवालों को उत्तर देने में समर्थ भी। तो देखता हूँ जवाब का आप क्या देते हैं। अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आप अच्छे से देने की कोशिश समझते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो हर का रेशनलाइजेशन करते हैं। हर का मतलब जो डीआर है उसका रेशनलाइजेशन, और वो कैसे करते हैं, उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट प्लस, आगे क्या लिखा था, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट, आगे क्या लिखा था, 3 रूट का प्लस 1 अपॉन रूट थ्री। अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, इसके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट अपॉन 2 प्लस रूट। इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए व्हाइट कलर में, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट, इसको करें मल्टीप्लाई तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री। इज इट क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो अब ये क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री क्या बन गया, आपने कहा, वेट ए मिनट, तो ये क्या बन गया, आपने कहा 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री की रूट थ्री मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ, आपने कहा इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आया, देखो दो दूनी चार में से तीन गया एक, प्लस, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये हमने एक लिख दिया। इसको देखें आगे क्या बनेगा, ये बना 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो दो दूनी चार माइनस का तीन, तो फिर ये एक आ गया, प्लस इसकी बात करें, ये क्या हुआ, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, तीन माइनस का एक, दैट इज, ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब क्या करें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करें, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, अब समझने की कोशिश करना, हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पर। मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा इसे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस दो दूनी चार, 2 इंटू 2 इंटू रूट थ्री, ये बनेगा ना इसका होल स्क्वायर, प्लस इसको करें तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू प्लस इसको क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस वन और प्लस 2 रूट थ्री अपॉन, अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या बना, इधर लिख दें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस, इसको ओपन किया तो ये स्क्वायर से कट गया, तीन और एक चार, 4 प्लस दो रूट तीन अपॉन दो। अब देखो चार चार आठ, आठ और छः चौदह, चौदह तो ये हो गया, आगे वाले पेज पे करता हूँ। अब देखो चार और तीन सात दूनी चौदह, तो क्या हुआ, 14 प्लस टू मैंने बाहर निकाला, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन टू। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि देखो दो जब यहाँ से बाहर निकालूंगा तो दो दूनी चार हो जाएगा, 2 प्लस रूट तीन रह जाएगा अपॉन टू, इस दो से ये दो कट गया, क्या बचा ये, 14 प्लस टू प्लस रूट, दैट इज 16 प्लस रूट, दैट विल बी द राइट आंसर। एक एक स्टेप मैंने बता दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर एक, 16 प्लस रूट थ्री विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया पूरा कैसे किया है? तो एक एक स्टेप से आप समझिए कि कैसे कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है, इस तरह के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर भी लगा सकता था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको बताऊं शॉर्ट में, प्लस a माइनस बी का होल, दोनों एक जैसे है ना, ये का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, क्योंकि टू भी कट जाते हैं, दो की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना?
तो ये चॉइस आपकी है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताना मेरा फर्ज है, तो मैंने आपको बता दिया है ऐसे सवाल। हालांकि बहुत बड़ा दिया गया, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम एक आ जाता है, 2 डिजिट आ जाती है, 3 तो बहुत ही रेयर केस में आती है जब पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। एक और सवाल, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है। अगर भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर, अब देखो मैंने माना भिन्न का अंश, भिन्न क्या होगी, चलो मैं मानता हूं कि भिन्न है हमारी a/b। अगर आप उसमें एक जोड़ते हैं दोनों में ऐसे, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो। अगर अंश और दोनों में 2 जोड़ा जाए, यानी a/b भिन्न थी, उसमें अगर दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 1। तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, क्या होगा, 4a + 4 = b+1, यानी इसको b को धर लिया है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4a माइनस का b = -3। क्या उधर जाके -3, इसको देखें, ये क्या हो जाएगा, 3a + 6 = b+2। b को इधर ले आए तो 3a माइनस का b = इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आपके सामने है, एक क्या है, 4a माइनस का b = -3, दूसरी क्या है, 3a माइनस का b = फिर दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो आपस में कट गए, तो a = 1। तो a का वैल्यू 1 है। जब a का वैल्यू 1 है तो आप b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, पुट कर दो। अगर मैं a का वैल्यू इसमें भी पुट कर देता हूं तो कितना मिलेगा, तो 4a माइनस का b = -3, a का वैल्यू कितना है, 1, तो 4 माइनस का b = -3, तो -b = -3 तो -4, तो -b = -7, इससे b = 7। तो फ्रैक्शन क्या था आपका, a/b, तो फ्रैक्शन क्या आया, 1/7, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो जो क्वेश्चन में आपसे बोला जाए, इस तरह के प्रश्नों में जो भी आपसे बोला जाए, बस आप धीरे 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 हौले हौले वो करते चले जाओ, आपके सभी आंसर्स आसानी से आपके सामने आ जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यू विल गेट ऑल द आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो फ्रैक्शन पूछा 1/7, और अंश और हर का टोटल कितना होगा, 7 + 1 =। क्लियर, सवाल समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना है, देन यू विल गेट डेफिनेटली राइट। एक और सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, चाहूंगा करें आप सभी लोग। 4 × 3 / 4 इंटू 4 × 3 / 3 × 3 सारे ब्रैकेट क्लोज का वैल्यू क्या, देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। 4:3 / 4 ब्रैकेट 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 3 = 1। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, तो सवाल है। और ओके, तो उम्मीद से भरे सवाल, उम्मीद से भरे जवाब, और देखेंगे क्या ऑप्शंस आपके सामने, 3, 9, 12, इनमें से कोई नहीं। समझते हैं कैसे होगा। अगर मैं बोर्ड मास के रूल की बात करता हूँ, तो बोर्ड मास रूल क्या करता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन कुछ आगे करो। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है 3 3 9, है ना। अब ये विजय मंजिले ब्रैकेट को लेते हैं, 4 × 3 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, पहले 12 में डिवाइड होगा ना, 3 में 9 का, तो 4 × 3/9, यानी 1/, यानी 4/। तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है, 4/3। अब इस बड़े ब्रैकेट को लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्या था, 3 डिवाइड बाई 4, और इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है, 4/3, कितना हो गया, 16/3। तो 3 डिवाइड बाई 16/3, क्योंकि डिवाइड है तो अगली बार क्या हो जाएगा, 3 × 3/16, दैट इज 9/16। तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है, 9/16। अब क्या बचा है, 4 × 9/16, 4 × 16, राइट ऑप्शन 9/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये, तो सिर्फ सिंपल ही समझना था आपको, बाकी कुछ नहीं करना था कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या। बस अगर आपको बोर्ड मास रूल आता है, कैन अप्लाई द बोर्ड मास एंड यू
द आंसर। आसानी से आप उससे आंसर्स को निकाल सकते हैं, आंसर्स आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सर्टेन रूल्स फॉलो जरूर करने। ओके, एक और सवाल लेते हैं फिर तो, और बढ़ते हैं नए सवाल। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? इसका मान बताओ क्या होगा? 1 5 बाई 8, 2 और 1 बाई 2। What will be the value of 1 divided by 1 plus divided by 1 plus divided by 1 plus divided by 2 is what? तो आपको वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिर्फ आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से शुरू करो कहानी और देखते हैं क्या जवाब आप करने। Let's see and find out what kind of values you are giving for this question, which I have already given. तो देखते हैं, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट लिया मैंने छोटा, लेकिन इसमें पहले डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, यानी 3/2। तो यानी जो छोटा ब्रैकेट था वो 3/2 के चला गया आपके पास। अब क्या हुआ आगे, अब इस मझले ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, और ब्रैकेट में क्या था 3/2। अब क्या हुआ, अगली बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इंटू 2/3। तो ये क्या बना, ये बना 1 प्लस 2/3, दैट इज 5/3। यानी इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो गया 3। अब इसको ले लेते हैं दूसरे ब्रैकेट को, ये क्या था 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/3, क्योंकि एक एक ब्रैकेट को लेते चल रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी करने में। तो 1 प्लस 1 इंटू 3/5, तो 5 एकम 5 3 8/5, क्या 1 प्लस 8/5, दैट इज 5 एकम 5 8 13/5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े, आपने कहा इसका वैल्यू तो आपको मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े तो ये क्या था 1 डिवाइड बाई 13/5, देन कैन इजीली फाइंड द आंसर। देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। गड़बड़ तो नहीं कर दी सवाल में, लग रहा है मुझे। ये कंप्लीट हो गया, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। 3/2 इसने दिया, तो 5 3 आया, जब 1 डिवाइड बाई 5, 1 प्लस 3 8/5। ओके, ये दोबारा कर दिया मैंने, दैट इज 8/5, एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, इट इज 8/5। अब 8/5 को करें क्या हो जाएगा, अब 8/5 को करेंगे तो यू व्हाट विल गेट, तो 1 डिवाइडेड बाई 8/5, एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, ये वाला ऑलरेडी 8/5 दे गया है। क्या हुआ 1 डिवाइड बाई 8/5, क्या कर देगा, दैट इज 5, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, दैट इज 5/8। द राइट ऑप्शन इज 5/8। क्यों लिखा मैंने ऐसे, 1 अगली बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5/8 हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 5/8 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, सवाल थोड़े से बड़े हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर अखिलेश ही हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग सन्नाटे में। क्या बात है भाई, बाकी सब लोग चुपचाप इतने शांत 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 क्यों हैं? आगे बढ़ाओ, जवाब दो, एक और सवाल। चलो, क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 63 है। कोई बात नहीं है, 11 संख्याओं का औसत 63 आपको दिया हुआ है, और आपको बताना है कि भाई यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या बताओ। समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, वेरी गुड, अंडरस्टैंड करते कॉन्सेप्ट को, देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। ओके ओके, ओके, चलो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या। तो देखो समझो, कोई 11 संख्याएं थी, उनका औसत 63 था। अब आपको पता है ना एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑलवेज बी व्हाट, दैट इज नंबर इनटू टोटल अपॉन नंबर ऑफ सम। अगर वो बोले टोटल कितना है, तो टोटल कैसे निकालोगे, आपने कहा एवरेज में नंबर की गुणा कर दो। तो अगर मैं 11 संख्याओं को कुल निकालू, टोटल निकालू, तो क्या होगा, आपने कहा 11 गुणा 60, दैट इज 6 9 693। ठीक है,
पहली 6 संख्या, अब पहली 6 संख्याओं का औसत कितना था? 60, तो पहली 6 संख्याओं में 60 की गुणा कर दें, तो कितना है? 360। अंतिम 6 संख्याओं का निकालो तो कितना आ जाएगा? आपने कहा अंतिम 6 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 65 गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 410, 6 पंजे थी, 6 छक 36 और 3 39। अब इन सबको जोड़ें तो कितना हुआ? 0, 9 और 6 15, 4 6 और 1 7। यानी 6 और 6 12 संख्याओं का टोटल कितना है? 750 है। तो 12 संख्याओं का टोटल 750 है और 11 संख्याओं का टोटल 693 है। घटाऊं तो क्या आएगा? आपने कहा 0 में से घटाएं तो कितना बचेगा? आपने कहा सर 7 और 14 में से 9 घटाएं तो 5। 57 इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई जब आपने संख्याएं गिनी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसी संख्याएं थी, तो आपने पहले ये संख्याएं ली 6 स्टार्टिंग वाली और बाद में फिर आपने ये 6 संख्या ली बाद वाली, तो ये नंबर 2 बार रिपीट हो गया ना। तो बस इन 12 संख्याओं के टोटल में से हमने एक्चुअल 11 संख्याओं का टोटल घटा दिया, यू विल गेट द आंसर 57। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में तो आ रहे हैं और अच्छे से आप इन सवालों को करते चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और ऐसा मेरा। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं आपका हमारा मानना कितना सार्थक रहा आप लोगों के लिए और आपको क्या चीजें और समझ में आएंगी। एक और क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,500 रुपए, 45,000 रुपए और 60,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपए वापस ले लिए, जबकि ए ने 45,000 रुपए और निवेशित कर दिए। 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का भाग के भाग से कितना अधिक हो, ये आपको देखना है। तो 900 रुपए, 2100 रुपए, 3,000 रुपए या 3,900। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं। आपने कहा ए है, बी है और सी है। ए और बी सी ने कितने लगाए रुपए? 40,500 रुपए इसने लगाए, 45,000 रुपए इसने लगाए इन्वेस्ट किए और 60,000 रुपए सी ने। अब आगे की कहानी सुनना, यानी ये 6 महीने की बात है। अगले 6 महीने में क्या हुआ वो देख लेते हैं। भाई पहले 6 महीने में दिया था, अगले 6 महीने के पश्चात सी ने 15,000 वापस ले लिए, उसने 15,000 वापस निकाल। कितना बना इसको? आपने कहा 45,000 रुपए। यानी जो सी को फायदा मिलेगा 6 महीने का 60,000 रुपए के हिसाब से और 6 महीने का 45,000 रुपए के हिसाब से उसे पैसा बटेगा, क्योंकि जिस तरह से कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है वैसे उसको रिटर्न मिलता है। तो पहले 6 महीने तक तो उसके 60,000 रुपए रहे और बाद वाले 6 महीने में उसके 45,000 रुपए रहे। बी ने क्या काम किया? बी ने कुछ नहीं किया, बी एज इट इज रहा। अगले 6 महीने में उसके 45,000 रुपए रहे। लेकिन ए ने क्या काम किया? ए ने उसमें 45,000 रुपए और लगा दिए। तो अगले 6 महीने पर उसको कितना पैसा हो गया? 80,500, 85,500। अगले 6 महीने में उसने 50,500 रुपए लगा। बात समझ में आ रही है? पहले 6 महीने का इन्वेस्टमेंट ये था, अगले 6 महीने में क्या प्रभाव पड़ा? वो इन्वेस्टमेंट ये हो गया। तो अगर मैं इन सबका रेशो निकालूं, क्योंकि आपको इसका लाभ निकालना 56,100 रुपए के बराबर था, अगर मैं इनका क्या निकालूं? टोटल रेशो फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगा? तो ए के लिए रेशो क्या निकलेगा? 6 महीने पर इसका और 6 महीने पर इसका। ये तो करोगे तो आपने क्या काम किया? अगर मैं ए के रेशो की बात करता हूं, 6 महीने के लिए 40,500 रुपए प्लस 6 महीने के लिए 50,500 रुपए रेशो। ऐसे बी ने क्या काम किया? उसके अब 6 महीने के लिए 45,000 रुपए और अगले 6 महीने के लिए फिर 45,000 रुपए। और सी ने क्या काम किया? पहले 6 महीने के लिए उसके कितने थे? 60,000 रुपए और अगले 6 महीने के लिए कितने हुए? 1,000 रुपए। बस इसको सॉल्व करना है, आपको रेशो मिल जाएगा। आसानी समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क। जब भी कोई समस्या है, किसी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, रेशो की खास बात क्या होती है कि अगर उसमें कोई भी कॉमन टर्म होती है तो वो हम उसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे आपने क्या देखा, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 6 सब में है तो 6 कट सकता है बाहर, सब में 6 6 दिया हुआ है। ऐसे ही सबके बाद में 2 जीरो भी लगे हैं तो जीरो भी हट जाएंगे, क्योंकि रेशो में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो संख्या क्या बची? आपने कहा ये बची यहाँ 405 प्लस 850 एक के हिस्से में,
बी के हिस्से में क्या आई 450 प्लस 450, और सी के हिस्से में क्या आई आपने कहा 600 प्लस 400, तो अगर टोटल करें तो कितना आया आपने कहा 8 4 12,000 1260, रेशो ये कितना आया 900, ये कितना आया 6 और 4 10 1050। फिर देखो जीरो कॉमन बन गया रेशो में, खुद ही सीधी, तो फिर जीरो हटा दो यहाँ से, क्योंकि रेशो में 10 का डिवाइड आप कॉमन डिवाइड कर सकते हो। आपके सामने रेशो क्या आया 126, 3 से सारे कट जाएंगे, देखो 3 से 3 से 3 3 से काटें तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, इसको काटें 30 तिया 90, इसको काटें तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 35। तो रेशो क्या बना 42 30 और 35। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिर्फ आपको रेशो निकालना था। वाइल यू आर फाइंडिंग द रेशो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सर। तो आपने कहा ओके निकाल लेते हैं रेशो, तो कितना आया आपने कहा 42 30 35, यानी जो उनका प्रॉफिट का रेशो था तो ए 42 रेशो में मिलेगा, बी को 30 रेशो मिलेगा और सी को 35 रेशो मिलेगा। उसने कहा ए का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग 42 है और सी का भाग 35 है, तो कितना अधिक हुआ 42 माइनस 35 बराबर 7। तो ए का भाग बी 7 अनुपात ज्यादा है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता देना। क्लियर है? ओके, तो अब क्या करें, तो अब आपको निकालना 56,100 रुपए यहाँ पर, तो इसमें एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं ई, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अगर हम बात करते 56,100 में, तो 56,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे जगह कम है, तो भी 56,100 रुपए था, सी का रेशो 7, दोनों का अंतर 7 था, और अनुपातिक योग कितना हुआ 40 30 70 30 100 107, बस इसको। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इनमें से कोई नहीं लिख दिया। करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? सिंपल है? आपने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तरीकों को समझो, ऐसे सवाल देख के डरना नहीं है, ये पार्टनरशिप के सवाल भी इस तरह से होते हैं। कभी आप देख के डर जाओगे सर ये क्या दे दिया आपने, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। ये आंसर लगभग किसके बराबर आएगा 3,670 के आसपास है, जो इसमें से कोई भी नहीं। क्लियर है भाई? समझ में आया? एक एक स्टेप स्टेप वाइज मैंने बताया कैसे कैसे करते हैं इन सवालों को, तो आप इजीली सवालों को आसानी से। बहुत बढ़िया, 3300 मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और देख लेते हैं फिर। ये समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, हो तो मुझे बता देना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल और। ओके, सिद्धि ये ट्रिक से नहीं होगा सवाल, सिद्धि कुछ सवाल ऐसे जो ट्रिक से नहीं बन सकते। यू कैन नॉट डू दीज क्वेश्चन बाय ट्रिक्स, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से नहीं हो सकते, उनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़े। जब रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 120 मिनट कम लेती है। वो 20 मिनट कम लेती है, उसकी वास्तविक चाल से उसकी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिएगा। एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ जाए, जो उसकी पहली चाल थी उससे आपने उसको 120% बढ़ा दिया, तो जो समान दूरी थी, दूरी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस इज इक्वल, तो जब डिस्टेंस बराबर है तो वो अगर 20% उसकी चाल बढ़ जाती है तो वो 20 मिनट का समय कम लेती है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी, और आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल कोशिश देखो, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है ए से बी, ये रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है, ये डिस्टेंस बराबर है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x किलोमीटर की है, तो अगर वो उसको 20% बढ़ा दें तो वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यू कैन मेजर एनी, कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो उसकी जो
दूरी है वो बराबर है। तो अगर डिस्टेंस बराबर होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने बोला 20 मिनट का समय कम ले, तो टाइम के बारे में बात हो रही है। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज s इंटू टी। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम हमेशा यूज करते हैं s1 t1 हमेशा s2 t2 के बराबर होता है। जो भी कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देते हैं और इन संख्याओं को यूज कर लेते हैं, दैट इज s1 इंटू टी1। क्लियर है? तो s1 इंटू टी1 आपके सामने आ गया। इज इट क्लियर? अब स्पीड वन कितनी है, स्पीड वन तो आपको नहीं पता है, तो मैंने माना कि स्टार्टिंग की स्पीड जो थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो अगर मैं बात करूं तो भाई पहला वाला सवाल कितना बना, और मैंने माना वो t समय लेती है उसको पूरा करने में, हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर उसकी मूल चाल x किलोमीटर थी तो अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, आपने कहा x गुना 110 तो 1.2x हो जाएगी। तो अगर s1 कितना है, x है, तो s2 कितना है, आपने कहा 1.2 है। ये तो मतलब है, पुट कर दो। t1 जितना समय उसने लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन t2 कितना था, 20 मिनट कम था। अगर मैं बात करूं तो पहला स्पीड x इंटू टी समय लिया उसने इजिकल टू दूसरा स्पीड कितना था, आपने कहा सर 1.2x इंटू, अब देखो t क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, याद रखना t क्या है, मिनट में दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे आप घंटे में बदलेंगे, क्योंकि 20 मिनट कम समय लिया तो आपने इसको ऐसे लिखा t माइनस 20/60, यानी एक्स टी इजिकल टू क्या हुआ 1.2 xt, और इसको देखें माइनस का 1/3, मैं लिखता हूँ 1.2x इंटू 2/3, 3 से काट दिया, 3 चौक पॉइंट 4 दूनी। क्लियर है? अब इसको उधर भेज दें, इसको उधर रख दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.2xt इजिकल टू 0.8, x से काट दो, t इजिकल टू 0.8 अपॉन 3 चौक 12, 4 दूनी 8, सही है। तो क्या मिला आपके सामने, तो t इजिकल टू क्या निकाला आपने, दैट इज 1.2, ओह माफ 3 4, t इजिकल टू 2 आना चाहिए, ठीक है, t इजिकल टू 2। तो अगर t इजिकल टू 2 आ जाएगा, अब 6 3 चौक 12 xt, ओके ठीक है। तो रुकिएगा, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पर इस वाली कैलकुलेशन को मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि ये हौच पौच हो गया ज़्यादा। तो एक्स टी इजिकल टू वॉट 1.2x इंटू 1/3, 3t माइनस का 1/3, ये इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करें, अब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया। अगर मैं 3 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 3xt इज इक्वल टू 1.2x इंटू 3t का 1, मल्टीप्लाई कर दें तो 12 × 36 होता है। तो 3xt इज इक्वल टू 12 × 36 3.6 माइनस 1.2, इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा 0.6xt इज इक्वल टू माइनस का 0.2 x है, t इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 0। तो t जो है 2 घंटा है, टाइम कितना लगा 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का मतलब कितना हुआ 120 मिनट। तो बेसिक तरीका तो ये है करने का। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा और भी इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश करता हूं। पहले ये बताओ, ये पूरा बेसिक से मैंने बताया है, शायद आपको समझ में आया हो, आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब कोई समस्या नहीं। बस वो ओके क्लियर है भाई? हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते थे आप, मिनट में बदल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिनट में भी बदल सकते थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हुई है तो आप इसको मिनट में भी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब समय कम लेता है, 20 मिनट उसने कम लिए, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज इट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि
2 घंटे का समय डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आए। सिद्धि, फिर बताता हूँ, दोबारा समझो। अगर इसको बेसिक की जगह एडवांस से करें तो कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार कि भाई 20% चाल बढ़ती है, तो अगर 20% चाल बढ़ी तो उसका वैल्यू क्या, 20 मिनट कम हो गया, तो 20 मिनट कम समय लेती है, तो 20/60 घंटे कर दूं, तो 20% का फर्क क्या पड़ा, जैसे ही चाल 20% बढ़ी तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 मिनट कम, पहले हो गई, कम हो गई, तो मतलब 1/3। तो नहीं, 20% का वैल्यू 1/3 घंटे के बराबर है। तो आप चाहें तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, आपने कहा ओके, तो 100 गुणा 1/3 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई मार्क, अब इसका ऐड कर दिया, तो 5/3 घंटे लगेंगे, तो अंतर कितना आया, 5/3 2 घंटे। तो आप ऐसे, ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या और बहुत सारे तरीके हैं।